हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। एंड आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि ज्योग्राफी का पीवाईक्यू का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और फाइनली आज हम लोग पहुंच चुके हैं 2014 तक। तो चलिए इस 2014 के पेपर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में सेट हुए थे 2014 में और आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। सारी चीज़ों का जांच आज की इस क्लास में होने वाली है। तो एकदम ध्यान से अंत देखें, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होने वाले, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे 2014 में कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, मात्र 10 आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा था। 12 जो कि आपको 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था और 3 जो कि आपका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम शॉर्ट में जल्दी खत्म कर देंगे, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एंड सेशन को आप लोगों को फटाफट से लाइक करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके डिमांड पर पूरी कराई जा रही है तो डेफिनेटली आप लोग को शेयर लाइक करना चाहिए। ठीक है, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, कह रहा कि मेगानगर जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है। डिफरेंस को पता होगा, जो मेगानगर होती है उसकी जनसंख्या होती है वो होती है 50 लाख से अधिक। इसी में एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मिलियन सिटी जो होती है, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है। तो मिलियन सिटी जनसंख्या जो होती है 10 लाख होती है। ठीक है, और उसी में आता अगर मेगानगर, तो मेगानगर जनसंख्या 50 लाख से अधिक। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं, आप लोग को याद रखना है हर हाल में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, फरीदाबाद। देख लो आप लोग नाम, फरीदाबाद ये किस राज्य का एक शहर है। फरीदाबाद एक शहर है, क्या उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, राजस्थान है, हरियाणा का। तो डेफिनेटली आप लोग का जो आंसर होना चाहिए वो हरियाणा। फरीदाबाद जो हरियाणा का एक शहर है, किसका शहर है, एक हरियाणा का एक शहर, याद रखेंगे। ऑप्शन डी पे हम लोग को करेक्ट जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा कराया हम लोग को, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। जो गेहूं की जो खेती हो जाती है उसके लिए जो सबसे अच्छा तापमान माना जाता है वो 10 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि भी लगभग ठंड के टाइम पे ही जो गेहूं की खेती होती है। ठीक है, तो अपना आंसर जो है ऑप्शन बी पे करे जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसको जो काटने का टाइम था थोड़ा गर्मी रहता है, बट इसको बुआई का जो टाइम होता है ना थोड़ा ठंड होता है उस टाइम पे। तो आदर्श जो तापमान माने तो वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे अभी ठंड में होता है। चलो हम लोग किधर, बाकी तो ठंड तो बहुत ज्यादा कहीं कहीं हो जाता है। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा हमको, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो सबको पता होना चाहिए, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी, याद रखेंगे। आंसर इस क्वेश्चन का ए पे हम लोग को करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर आप लोग ने ए बता रखा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखिए ध्यान से, बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो कहाँ है। पता होगा बाबा बुदन जो कि लौह इसके लिए काफी फेमस पहाड़ी है ना। बाबा बुदन की पहाड़ी, तो हमारा जो आंसर होने वाला है कर्नाटक में। ये कहाँ पे, कर्नाटक में। क्या सबने ऑप्शन ए पे टिक किया? अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी जो कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तो डिफरेंस को पता होगा कि जो यहाँ पे कोयम्बटूर जो है ना, कोयम्बटूर ये तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। सभी का आंसर ऑप्शन ए पे टिक होना चाहिए। सब नहीं बता रखा है, अच्छी बात है, नहीं बताया याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 को देखिए, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे। पनामा नहर सबको पता होगा, इसकी निर्माण जो होती है 1914 को होती है। ठीक है, एंड ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, एक झील में। ठीक है, मतलब देखा जाए तो, और एक तरफ आपका प्रशांत महासागर इधर, ठीक है, एंड दूसरी तरफ इधर अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, एंड इसका निर्माण 1914 को होता है, और ये बोलता है किस नगर को, तो कोलोन से जोड़ती है ना। ऑप्शन बी, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। ऑप्शन बी पे हम लोग को करेक्ट करना है। अक्सर पूछे आते हैं दोनों नहर के बारे में, एक पनामा नहर, एक सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण 1869 को होता है, सबको पता होगा। और वो कौन से महासागर को जोड़ता है, तो भूमध्य महासागर को लाल महासागर से, या फिर कभी आपको लाल की जगह हिंद महासागर भी रह सकता है। तो भूमध्य महासागर को हिंद महासागर से जो जोड़ती है वो सुएज नहर, और ये जो कौन सी पनामा नहर कौन से जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, ये दो महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ऊपर में है, इधर आपका पड़ जाएगा उत्तर अमेरिका, इधर पड़ जाएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसी के बीच में है पनामा नहर, और इधर है यूरोप। तो यूरोप जाने के लिए पहले इससे घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, बट पनामा नहर यहाँ पे बन गया तो सीधा यूरोप, है ना। लगभग 2100 किलोमीटर का जो है रास्ता कम हो गया। चलो आगे बढ़े हम लोग, सब्जेक्टिव में काम आ सकता है, इसलिए मैं डिटेल्स बता दिया आप लोग को। कह रहा कि संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, संदेश। तो देखो एक होता है हम लोग क्या, कोई सामान को
फिजिकली जो है डिलीवर करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो कुछ सामान को जो फिजिकली डिलीवर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम लोग फिजिकली डिजिटली डिलीवर करते हैं, यानी जो भी चीज़ डिजिटल के द्वारा हम लोग भेजेंगे उसको हम लोग संदेश कह सकते हैं। ठीक है, संदेश वाला बटन, उसके लिए बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, व्हाट्सअप हो, मेल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चीज़ों को हम लोग संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। ऑप्शन डी पे हम लोग को करेक्ट जाना है। ठीक है, उसी प्रकार फिजिकली किसी चीज़ को भेजते हैं, तो जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया आपने ऑनलाइन और आपको देने के लिए या कोई भी चीज़ सामान वगैरह भेजने आता है, तो जो फिजिकली हमको भेजना था, कोई किताब ऑर्डर किया तो किताब मिला, किताब आपको पीडीएफ मिला, तो वो हो गया संचार, है ना, संदेश, मतलब एक तरह का संचार साधन हो गया। लेकिन वही किताब आपको फिजिकली देने आया तो वो हो गया परिवहन। तो जो भी फिजिकली आदान प्रदान होता है वो परिवहन होता है, और जो डिजिटली आदान प्रदान होता है वो संचार हो गया। यानी जो भी खबर एक तरह का आपको मिला वो संचार हो गया, और कोई चीज आपको जो सामान मिला, वस्तु मिला, वो परिवहन हो गया। ठीक है, इसके साधन हो सकते हैं जल मार्ग, थल मार्ग, मतलब परिवहन के जो मार्ग हो सकते हैं जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग। बाकी इसके जो साधन हो सकते हैं आपका, जैसे मोबाइल, टेलीफोन वगैरह वगैरह। चलो फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। एशियन कहाँ पे, देखो एशियन के बारे में पूछ रखा है, सबको पता होना चाहिए। एशियन जो है जर्मनी में है। कहाँ पे एशियन? जर्मनी में है। आंसर सी पे आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को, चावल धान की खेती जो संबंधित है वो किस चीज से है? चावल धान की खेती संबंधित है वो किस चीज से, ध्यान देंगे। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गहन निर्वहन कृषि से। किससे संबंधित है? गहन निर्वहन कृषि। ऑप्शन डी हम लोग को करेक्ट करना है। और फिलहाल जो है इस पेपर में आप लोग को 10 ही एमसीक्यू दिए गए थे, तो 10 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बस शॉर्ट वीडियो होगा, और इसलिए मैंने जो है इसको स्क्रीन पे ही बना लिया। तो मुझे सोचा कि क्या 10 मिनट के लिए आप लोग के लिए लाइव वगैरह हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। चलते थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ हमेशा कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको दिया था, ईमानदारी से आप लोग को होमवर्क बनाना है, तो इसलिए आप लोग पूरा होमवर्क बनाएंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने से खुद से, कि आप लोग से बन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर मैं आंसर दूँ तो एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा सब, तो अपने से खोजबीन करिए, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको नॉलेज मिलेगा, हमेशा बता रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिस होगा लिखने की। अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में क्या जानते हैं? नागरिक जनसंख्या क्या होती है? प्रौद्योगिकी पर पार्क क्या है? संक्षेप में लिखें, सारे को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद के उदाहरण लिखें, सेवाओं के किन्हीं दो वर्गीकरण उल्लेख करें, उपयुक्त उदाहरण दें। ये सारी चीजें दिया हुआ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग फटाफट से, है ना। चलो ले लिया आप लोग ने, आगे बढ़े हम लोग। आगे देखिए अगला जो हमारा 7 के बाद 8 होगा, कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम लिखे। जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा होती है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण क्या है? चलो उदारीकरण के क्या लाभ है? तो ये 12 क्वेश्चन था हम लोग को, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे भारत गंगा और यमुना 2 सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, कैसे? इस कथन का परीक्षण करें। ठीक, उसी प्रकार आपको पूछा रखा है यहाँ पे अथवा में दिया हुआ कि परिवहन के सभी साधन एक दूसरे से पूरक होते हैं, विवेचना करें। परिवहन के सभी जो साधन होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, विवेचना करें। आपको पता होगा परिवहन के जो वो साधन हैं। एंड भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित प्रदेशों को दर्शाइए। जैसे जम्मू कश्मीर, सॉरी, जमानगढ़ कहाँ पे है, हल्दिया कहाँ है, नरोड़ा कहाँ है, कोडरमा कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, पुरी कहाँ है। ठीक है, या फिर भारत में गेहूं की कृषि का वर्णन करें। चलो, तो ये सारे जो है क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में पूछे गए थे। और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं प्रतिरूप के आधार पर, जैसे शिरोनुमा होते हैं, एंड रेखी के होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, अलग अलग तरह के वाई आकार के होते हैं, टी आकार के होते हैं, कई तरह के जो है ग्रामीण बस्तियां होती है। उसी तरह अथवा पूछ रखा है जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो सारे को आप लोग को ईमानदारी के साथ आप लोग को होमवर्क बनाना है। ऐसा नहीं समझना है कि मुझे दिया गया है तो मुझे छोड़ देना है। तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो सभी को जो आप लोग को होमवर्क लेना है, होमवर्क आप लोग को पूरे ईमानदारी से आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है? चलिए, तो क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करें। क्या बोलते हैं आप लोग? सबको लाइक कर दो एक बार, जितने बच्चे जुड़े हैं सबको लाइक कर दो। सारे सब्जेक्ट आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जैसे भी हो सके आप लोग उसको रिवीजन करते रहेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, एंड जब तक के जय हिंद जय भारत याद रखिएगा आप लोग क्लास को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।